हेलो। मेरा नाम अभिषेक है। मैं पहला एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं एनसीईआरटी की सिलेबस के हिसाब से बायो पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं पुष्पी पौधों में जनन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम को ही डिफाइन करते हैं, क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर आगे बढ़ा जा रहा है, चैप्टर में देखा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें पहला है, मान लीजिए हम ट्राई कर रहे हैं इसको, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसको हिंदी में कहा जाता है जनन। बाइलिंगुअल पढ़ा जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो कह रहा है रिप्रोडक्शन या जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल बोला जाए तो प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, या सेल हो सकता है, यूनिसेलुलर बॉडी हो, मल्टी सेलुलर बॉडी हो, या कुछ भी हो, वो अपने ही जैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है या बना रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन या जनन। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो एक लाइन में अगर लिखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कोई एक सेल है, वो अपने ही जैसे किसी दूसरे सेल को बना रहा है, या कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने ही जैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल को बनाएगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई सेल है, सबका अपना अपना लाइफ टाइम है, उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा नहीं। तो अर्थ से उसका सर्वाइवल धीरे धीरे होगा क्या? ख़त्म हो जाएगा। तो इससे तो ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेंगी भविष्य में। तो उससे होगा क्या? इनमें रिप्रोडक्शन होता रहेगा और इनके अगले जनरेशन आते रहेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब एक के बाद एक उसके जनरेशन आते रहते हैं। पीढ़ी एकांतर उसको हिंदी में बोलते हैं। हालांकि उसको अभी देखा जा रहा है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक सेल या कोई ऑर्गेनिज्म को अपने ही जैसे किसी दूसरे सेल को, ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा हमको पढ़ना है प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो प्लांट की बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो कह रहा है जो प्लांट है उसको सीड के बेस पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक कह रहा है ऐसा प्लांट जिसमें सीड जो है वो प्रेजेंट है, सीड क्या है उसमें प्रेजेंट है। और दूसरा कह रहा है एक ऐसा प्लांट जिसमें जो सीड है वो एब्सेंट है। तो जिसमें सीड प्रेजेंट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया जिम्नोस्पर्म और दूसरे को कहा गया एंजियोस्पर्म। एक को बोला गया जिम्नोस्पर्म प्लांट और दूसरे को कहा गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो, प्लांट बोला गया। दूसरा ऐसे प्लांट जिसमें सीड एब्सेंट है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया किसमें? तीन पार्ट में। पहले को कहा गया थैलोफाइटा, दूसरे को कहा गया ब्रायोफाइटा, तीसरे को बोला गया टेरिडोफाइटा। ये सब अगर देखा जाए तो हम लोग 11th की क्लास में एनसीईआरटी जो दी है उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है। हालांकि हमको अभी पढ़ना है सिर्फ इतने हिस्से को। तो अगर हम लोग कहें कि प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो, सीड के बेस पे, एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे। तो जिसमें सीड है उसको हम लोग डिवाइड किए थे दो पार्ट में। पहले को बोला गया जिम्नोस्पर्म, दूसरे को बोला गया एंजियोस्पर्म। दूसरी बात, जिसमें सीड नहीं है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? उसको डिवाइड किया गया तीन चीज़ों में। पहले को कहा गया थैलोफाइटा, दूसरे को बोला गया ब्रायोफाइटा और तीसरे को बोला गया टेरिडोफाइटा। अभी मेनली फोकस हम लोगों का इस पे होगा। तो बोला जाए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो इसको हिंदी में लिखते हो आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे। तो अब पूछा जाए आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं, तो थोड़ी सी बात इसकी कर ली जाए। तो बोलता है ऐसे प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो, फ्लावर का फॉर्मेशन हो, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो,
वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो। दूसरा बोल दे फर्टिलाइजेशन हो, या बोल दे डबल फर्टिलाइजेशन हो। तो उस, या एक बोल सकते हैं कि इसका सीड जो है कवर्ड हो। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोसेस को सॉरी कह रहे हैं, उस प्लांट को हम बोलेंगे क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो कह रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं, जिसमें सीड का निर्माण हो, जिसमें फ्लावर का निर्माण हो, लाइफ टाइम में कभी ना कभी हो। दूसरा उसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो। वैस्कुलर बंडल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं हो, ये दोनों प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है मतलब इक्वल, दोनों को एक नाम दिया जाए तो लिख सकते हो वैस्कुलर बंडल। दूसरा कह रहा है फर्टिलाइजेशन हो, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स हो। तीसरा कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन हो। सही से देखा जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। दूसरा कह रहा है इसमें सीड जो हो कवर्ड हो, उसके ऊपर एक लेयर हो। तो हम लोग को इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन को क्या बोले, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल को बना रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन, जिससे उसका सर्वाइवल अर्थ पे बना रहेगा। दूसरी चीज़ें ये कह रहा है कि प्लांट जो है सीड के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जिसमें सीड होता है, दूसरा जिसमें सीड नहीं होता है। जिसमें सीड होता है उसको बोला गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जिसमें कह रहा है कि सीड सॉरी होता है जिसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड नहीं होता है उसे बोला जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दूसरी चीज़ कह रहा है एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है या आवृतबीजी पौधा है उसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, मतलब उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो उसमें सीड का निर्माण होगा, पुष्प का निर्माण होगा, वैस्कुलर बंडल बनेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम सेल के सेल्स पाए जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और लास्ट बोल रहा है कह रहा है इसका सीड कैसा हो सकता है, कवर्ड हो सकता है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं किसको, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में जनन। चलो अभी देखते हैं उसको, आगे समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी पता नहीं कौन बच्चा कब इस वीडियो को देख रहा है, तो थोड़ा समय देके अच्छे से देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं पुष्पी पौधों में जनन या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सीधे सीधे कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म इसको बोलोगे ना, इसको बोला जाए एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसके लाइफ टाइम में कभी ना कभी क्या होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन जरूर हो, एक ही बार हो लेकिन हो जरूर। तो ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी फूल का या फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब कह रहा है जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसमें होता क्या है। तो फ्लावर के फॉर्मेशन में कह रहा है कि मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसमें ब्रांचेज हैं तो उसमें लीफ भी होंगी, और लीफ है तो कह रहा है उसमें रूट भी होगा। तो इसमें रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो कह रहा है कि जो इसका ब्रांच का एंड पॉइंट होगा या मेन स्टेम का एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं दोनों को क्या, शूट, या हिंदी में इसको लिखा है बुक में प्ररोह। तो एक साइंटिस्ट है प्रोफेसर गोथे GOETHE, इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा अपनी स्टडी में कि फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। हिंदी में लिखा जाए तो इसको लिखा है बुक में पुष्प प्ररोह का रूपांतरित या परिवर्तित भाग होता है। मतलब ये कि जब भी कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसका ये मेन स्टेम होगा, दूसरा उसमें ब्रांचेस होंगे। तो थोड़े टाइम के लिए अगर ये कह रहा है इसमें ब्रांचेस निकलने बंद हो जा रहे हैं या ग्रोथ इसकी रुक जा रही है तो ये शूट ही चेंज हो जा रहा है किसमें, फ्लावर में। तो किसी भी प्लांट में अगर पूछ रहा है फ्लावर का फॉर्मेशन किससे होता है तो शूट से या प्ररोह से।
इसीलिए लिखा गया पुष्प परागों का रूपांतरित भाग है, या फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। दूसरी चीज कह रहा है कि फ्लावर होता क्या है, मतलब करता क्या है। तो जो फ्लावर है किसी भी प्लांट का, वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग। तो सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है, तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो। डिफाइन तो करने के लिए भी अच्छी तरीके से किया जाएगा अभी, लेकिन तत्काल लिख सकते हो कि फ्लावर इज द मोडिफिकेशन ऑफ शूट, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। पुष्प पौधे का वह भाग है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, और जो बनता किससे है, शूट से। दूसरा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें दो अवस्थाएं बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। पहली अवस्था को कहते हो स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक स्टेज। दूसरी अवस्था को कहते हो गैमिटोफिटिक स्टेज। तो कह रहा है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या आवृत बीजी पौधे में दो अवस्थाएं हमेशा पाई जाएंगी। एक को कहोगे स्पोरोफिटिक अवस्था, एक को कहोगे गैमिटोफिटिक अवस्था। स्पोरोफिटिक वो अवस्था है जिसमें होता क्या है, इसमें रूट प्रेजेंट होगा, लीफ प्रेजेंट होगा और स्टेम प्रेजेंट होगा। और गैमिटोफिटिक वो अवस्था है जिसमें फॉर्मेशन होगा किसका, गैमीट्स का। और गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और प्लांट बॉडी हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड। तो गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोफिटिक अवस्था, और स्पोर या बीज या रूट स्टेम लीफ की जो स्टेज है उसे बोलोगे स्पोरोफिटिक स्टेज। ये डिप्लॉइड स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए डिप्लॉइड स्टेज को हम थोड़ा सा जा रहे हैं सेल डिवीजन पे। तो मान लो थोड़ा सा हम इसको रिलेट कर रहे हैं ह्यूमन सेल को, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको उससे रिलेट कर रहा हूँ, हालांकि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है ह्यूमन क्रोमोसोम का। तो मान लो जो ह्यूमन है उसका ये एक सेल है ह्यूमन का, थोड़ी देर इससे रिलेट करने की बात है। तो सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, और लिक्विड है तो उसे बोलोगे साइटोप्लाज्म। साइटो का यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लो, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका में पाए जाने वाला तरल पदार्थ, इसको लिख लोगे कोशिका, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ। तो कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कह लोगे साइटोप्लाज्म। दूसरा कह रहा है न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को हम अगर बनाएं, 9th के बुक में देखें थोड़ा सा, तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। ये उसका लिख सकते हो आउटर लेयर, ये उसका तुम लिख सकते हो इनर लेयर, और दोनों को मिला के एक नाम लिख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, इसमें एक राउंडेड बॉडी होगी, उस राउंडेड बॉडी को हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियोलस। इसमें एक ऐसे होगा फिलामेंटस, जिसको हम लोग कहेंगे क्रोमैटिन, और ये बना होता है क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम होते कितने हैं, 46। किसमें, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें लिक्विड होगा एक, उस लिक्विड को हम लोग कह लेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ एक पोर है, उसको हम लिखेंगे न्यूक्लियोपोर। इसको सेल वाला चैप्टर हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम केवल इससे मतलब रख रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा रहे हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल है नहीं। देखो गैमेटोफिटिक स्टेज को हम बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं। हुआ क्या, ये सेल को हम फिर से ले रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और ये एक है ह्यूमन सेल।
ह्यूमन सेल होगा क्या, इसमें होगा सेल डिवीजन। तो होगा क्या, इसमें एक प्रोसेस होगा जिसे कहोगे कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे कैरियो वर्ड आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दूसरा काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है क्या, डिवीजन, हिंदी में लिखोगे विभाजन, इसको तो केंद्रक लिखोगे। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो वर्ड क्या बना, न्यूक्लियर डिवीजन, ये लिख सकता हूँ। तो सीधे सीधे क्या बोले, एक ह्यूमन सेल है, उसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है सेल में। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस हो रहा है उसे कह रहे हो कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब सॉरी, कैरियो वर्ड आया कैरियन से, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन। हुआ क्या, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस कितने हो गए, 2। अब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो सोचने वाली बात यह है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किससे बना था, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कितने थे, 46। तो जब न्यूक्लियस ही 2 पार्ट में टूट गया तो क्रोमोसोम भी 2 पार्ट में टूट गया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्रोमोसोम यहाँ पे कितने थे, 46, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 92, 2 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। कह रहा है इसमें अगला प्रोसेस क्या होगा, कह रहा है कैरियोकाइनेसिस एक बार हुआ था, एक बार और हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस दूसरी बार हो गया। अब 2 न्यूक्लियस थे, 2 डिवाइड होंगे तो 2 से 4 हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म तो वैसे ही है। अब ये नहीं होगा कि इसका डबल हो गया, अब न्यूक्लियस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब 23, 23, 23, 23। और अगला प्रोसेस जो इसमें होगा उस प्रोसेस को कहोगे साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, हालांकि साइटो मतलब सेल भी लिख सकते थे, साइटोप्लाज्म। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। काइनेसिस का मतलब वही है, डिवीजन। तो इस पूरे प्रोसेस को लिखोगे क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसको क्या कहोगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। हिंदी में लिखोगे कोशिका द्रव्य विभाजन, ना कि कोशिका विभाजन। तो होगा क्या, ये 4 जगह से इसका सेल सिकुड़ने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे। न्यूक्लियस तो सब है ही वैसे। और कुछ टाइम पे होगा क्या, ये 4 पार्ट में डिवाइड ही हो जाएगा, डिवाइड होके मानेगा ऐसे। और सब में क्रोमोसोम कितने आए, 23। ये बात ध्यान देने वाली है। तो ह्यूमन एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम थे 46। कैरियोकाइनेसिस पहली बार हुआ, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुए, क्रोमोसोम उसके साथ डिवाइड हुआ, 92 हो गया। कैरियोकाइनेसिस दूसरी बार हुआ, जो क्रोमोसोम थे वो इक्वल नंबर में 4 पार्ट में डिवाइड हुए। साइटोकाइनेसिस हुआ, पूरा सेल ही 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उससे हुआ क्या कि एक टाइम पे एक सेल से कितने सेल बने, 4। अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 46, यहाँ कितने हैं, 23, 23। तो इसको कहेंगे हम 2n, क्योंकि उसका ये 2 गुना है, 2 टाइम है। और ये जो है ये इसका आधा है। तो यहाँ जो वर्ड हम यूज करेंगे उसे लिखेंगे यन, और यन को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड, या हिंदी में लिखोगे अगुणित, आधा। इसको कहते हो डिप्लॉइड, या इसको लिखते हो द्विगुणित, 2 गुना। तो गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमीट्स बनते हैं, एक सेल से डिवाइड बने होंगे कितने, 4 में। और जब एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हालांकि ये पूरा चैप्टर है, ये तो छोटा सा उसका एक नमूना है। तो मियोसिस सेल डिवीजन, गैमेटोफिटिक स्टेज। इसी का ठीक उल्टा माना जाएगा, जो हम लोग दूसरा छोड़े थे
स्पोरोफिटिक स्टेज, ये तो समझ लोगे आप, इसको हम मिटा रहे हैं। ये गैमेटोफिटिक स्टेज की अवस्था है, ये है गैमेटोफिटिक स्टेज। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक स्टेज, देखो हम इसी सेल को फिर से ले रहे हैं। एक सेल है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म है क्या ये ह्यूमन सेल, इसमें क्रोमोसोम होंगे 46, है कैसा ये डिप्लॉयड, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें पहला काम क्या होना है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, सेम चीज़, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। अब इसमें फिर एक टाइप का डिवीजन होगा, अब ये नहीं होने वाला, इसमें कैरियोकाइनेसिस 2 बार, इसमें कैरियोकाइनेसिस 1 बार। फिर अगला क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये बीच से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फर्रो बना, वहां भी फर्रो ही बोल सकते हो, इसको भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो फर्रो। यहाँ क्या बना, फर्रो, बीच से सिकुड़ रहा है साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ, हालांकि सेल मेम्ब्रेन नहीं सिकुड़ रहा, उसके साथ सिकुड़ जा रहा है साइटोप्लाज्म के साथ, और 2 पार्ट में यह डिवाइड हो गया, बन क्या गया, 2 नए सेल बन गए, यहाँ 4 बने थे। तो इस प्रोसेस को क्या लिखोगे, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। अब देखो इसमें फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ एक सेल डिवाइड हुआ था, 4 बने थे, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था, मतलब डिप्लॉयड से हुआ हैप्लॉयड। इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड था, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 92, 42 था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हो जाएगा आप सीधे 46 में, यहाँ भी डिवाइड होगा 46 में। तो ये 46 2n है, तो ये दोनों पे क्या होंगे अब 2n, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉयड। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, मियोसिस सेल डिवीजन में और माइटोटिक सेल डिवीजन में। मियोसिस सेल डिवीजन गैमेटोफिटिक स्टेज में होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन स्पोरोफिटिक स्टेज में होगा। जब भी कह रहा है कि मियोसिस होना होगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4, क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, हाफ उसके, जितने भी रहे होंगे। सेम प्लांट की भी, किसी प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें ऐसे कर लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है माइटोटिक होगा, तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में इसके जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हमेशा वो मदर सेल का, मतलब जिससे वो बना है उसका कार्बन कॉपी बनेगा। तो इसको बोला जाएगा क्लोन, पुंजक, क्लोन, कार्बन कॉपी। ये हमेशा जितने यूनिसेलुलर होंगे सब में होगा। तो अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, रिलेट कर सकता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। समझ में आ रहा तो शेयर करते रहो यार, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि आगे हम लोगों को इसका थोड़ा काम करना पड़ने वाला है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। अब आते हैं हम थोड़ा सा फ्लावर पे। जो फ्लावर है बना किससे था, मॉडिफिकेशन था, किसका, शूट का। शूट मतलब प्ररो हिंदी में। दूसरा बात की जाए फ्लावर के स्ट्रक्चर की,
देखो, समझने की बात है, ठीक। इसको बोला जाएगा पेडिसिल, इसको बोलोगे कैलिक्स, इसको बोला जाएगा कोरोला, इसको बोलते हैं स्टमेन, हालांकि एंड्रोसियम लिखोगे, सिंगल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको बोलोगे कार्पेल या पिस्टिल या गाइनोसियम, चलो ऐसे ही लिख लो। इसको एंड्रोसियम कर लो, अभी हम बता दे रहे हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसको लिख लो गाइनोसियम। ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया थैलेमस। तो बात ये है कि सबसे पहले फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसेसरी और नेसेसरी, सहायक अंग और आवश्यक अंग में। तो आवश्यक अंगों की बात की जाए तो एक है एंड्रोसियम, एक है गाइनोसियम, जो सबसे ज़्यादा मस्ट है। ये होंगे आवश्यक अंग, एसेसरी ऑर्गन। और जो नेसेसरी हैं, सहायक हैं, उनकी बात की जाए सहायक अंगों की, बाकी ओव्यूल हो गया, थैलेमस हो गया, ओव्यूल नहीं, थैलेमस, पेडिसिल, कैलिक्स, कोरोला, ये सब सहायक अंगों में गिने जाएंगे। तो फ्लावर को मेनली अगर कहा जाए चार पार्ट में डिवाइड किया, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गाइनोसियम। फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? चार, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। चलो एक एक की बात की जाए, थोड़ा सा बेसिक इसका। तो पहला है, मान लो कैलिक्स, ये किसी भी फ्लावर का पहला पार्ट है, फर्स्ट, जिसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। और इसकी यूनिट मतलब जैसे गुड़हल सब लोग समझ रहे हो, हिबिस्कस, उसमें देखोगे तो नीचे हरे रंग का होगा ऐसे, ग्रीन कलर का, तो इसको कहोगे कैलिक्स। इसको बोलोगे पेडिसिल, गुड़हल, हिबिस्कस जिसको बोला जाता है। इसमें लाल रंग की 5 ऐसे पंखुड़ियां होंगी, उसको कहोगे कोरोला। इसमें एक पतली लंबी डंडी निकली होगी ऐसे, ऊपर जाके ये भी डिवाइड होगा, और यहाँ ऐसे होगा। इस पूरी यहाँ से लेके ऐसे लंबी डंडी जो अंदर आई है, उसको कह लोगे गाइनोसियम, दिख रहा होगा। और इसको कह लोगे एंड्रोसियम, ठीक है ना, इतने को, ये पूरा। तो पहला पार्ट क्या था उसका? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये तीसरा है, सॉरी हम ए और जी लिख रहे हैं, और ये हो गया उसका चौथा पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले पार्ट को कह रहे हो कैलिक्स, फर्स्ट है, ग्रीन कलर है। इसकी यूनिट क्या है? जैसे यहाँ देख रहे हो बहुत सारे हम मुड़े बड़े हैं, एक को बना लिखना होगा तो लिखो कैलिक्स, पूरे, सॉरी एक को लिखना होगा तो उसे कहोगे स्टमेन, और पूरे ग्रुप को लिखना होगा तो कहोगे कैलिक्स। तो कैलिक्स बनता है बहुत सारे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, सेपल, फंबल होने लगा। कैलिक्स किससे बनेगा? बहुत सारे सेपल के मिलने से, तो ये इसकी यूनिट होगी सेपल। हो जाता है यार, पहला वीडियो है, थोड़ा टेंशन रहेगा। दूसरा कोरोला, ये उसका क्या है? सेकंड पार्ट है। इसमें वेरिएशन आएगा, इसका कलर अलग अलग होगा, जिसके कारण सभी फ्लावर का रंग अलग होता है। तो अगर पूछ रहा है किसी फ्लावर का रंग अलग क्यों है, तो कोरोला के कारण, क्योंकि इसके कलर अलग अलग होते हैं। और इसकी यूनिट जो है वो होता है पेटल्स, पंखुड़ियाँ। तीसरे पार्ट को कहोगे एंड्रोसियम, ये उसका कौन सा पार्ट है? थर्ड। और इसको कहते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम भी लिख सकते हो, नर जननांग और इसकी यूनिट है स्टमेन, मतलब इसकी बात कर रहा है, एक इसमें से जो। दूसरा, चौथा इसका जो पार्ट है उसको कहते हो गाइनोसियम, और इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसका फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसकी यूनिट है कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है ना, बीच वाले हिस्से की इसकी बात कर रहा है। तो फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स पहली यूनिट ग्रीन कलर और इसका यूनिट क्या है? सेपल्स। कोरोला दूसरा भाग, इसके रंग अलग अलग होते हैं, इसकी यूनिट पेटल्स। एंडोसियम उसका तीसरा भाग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो उसकी यूनिट हो गई स्टमेन। गाइनोसियम उसका फोर्थ पार्ट है जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन अंग कहोगे, उसको यूनिट क्या हो गई? कार्पल और पिस्टल। इसे भी रिलेट कर सकते हो। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। ग्रीन कलर, अलग अलग रंग के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा हम लोग इसको और डिटेल में किया जा रहा है। यार पहली वीडियो है, थोड़ा हेजिटेशन तो रहेगा ही, हालांकि देख रहे हैं। हाँ भी तो नहीं होने देंगे, बाकी तो देखा जाए। अच्छा लग रहा तो यार शेयर कर देना ज़रूर, और दोस्तों के ग्रुप में तो डाल ही दो। आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप बहुत अच्छे अच्छे होते हैं यार, जिसमें मटर गश्ती होती रहती है। चलो आ जाओ अब टॉपिक पे। बात की जा रही है एंड्रोसियम की, या इसी को क्या कह रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग। ये होता कैसे है? ऐसे देखो, ऐसे समझ लो, इतने हिस्से, ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनो, एक पार्ट में है, दो पार्ट में है ये, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाई। कहेंगे डाई भी लिखा है, बाई मतलब दो, डाई मतलब दो। और लोब कितने हैं, भाग कितने हैं? एक। इसमें कितने भाग हैं? दो। तो इसके लिए लिखोगे मोनो लोब्ड, इसको कहोगे बाई या डाई लोब्ड, दो लोग हैं तो इसे कहोगे बाई लोब्ड एंथर, क्योंकि इस हिस्से को हम लोग कहते हैं एंथर, इस हिस्से को हम लोग कहेंगे फिलामेंट, और जो ये ऊपर तक लाइन गई हुई है उसे कहोगे कनेक्टिव, संयोजक। हिंदी में कहते हो संयोजक, जोड़ने वाला। तो एंड्रोसियम कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। इसको तीसरा मत मान लेना। तो पहले पार्ट को कहते हो एंथर, दूसरे पार्ट को कहते हो फिलामेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कह रहा है कितने पार्ट में डिवाइड है? 2, एंथर और फिलामेंट में। आवृत बीजी पौधों में या एंजियोस्पर्मी प्लांट में मेनली पाया जाता है कैसा? बाइलोब्ड एंथर, क्योंकि उसमें कितने पार्ट होते हैं? 2। दोनों को जोड़ कौन रहा है, या ये लाइन क्या है? वो है कनेक्टिव, कनेक्शन या कनेक्टिव, सॉरी, चलो जोड़ ही रखा है। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, थोड़ी सी समझने की बात करना, कोई भी एक बॉडी है, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, हम उसको ऐसे काट दें, मुझे ही काट दो ऐसे बीच से 2 पार्ट में, तो उसको कहोगे एलियस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबाई में काटना। या मुझे ऐसे ही काट दो, बीच से ही फाड़ दो, तो उसको कहते हो टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो तिरछा काट दो, इसको कहोगे सीएस या क्रॉस सेक्शन। मत काटो यार, पढ़ाएगा कौन? तो कह रहा है इसको हम ऐसे काट दें तो लिखोगे टीएस बाइलोब्ड एंथर। तो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? बाइलोब्ड एंथर पाया जाता है, जिसको हम टीएस से काट रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन काट रहे हैं। तो दिखेगा कैसा? ये हो गया उसका एंथर और फिलामेंट, ये दिख रहा है ऐसे 4 पार्ट में। अब करना क्या है? ये तो फिलामेंट था,
ये था क्या, एंथर। इसको कहते हो एंथर सैक या माइक्रो स्पोरेंजिया। परागकोश या लिखते हो क्या, सूक्ष्म बीजाणुधानी, एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2। यहाँ से अगर डिवाइड करो तो एक लोब इधर का हुआ, एक लोब इधर का हुआ। दूसरे लोब में भी कितने हुए, 2। तो कितने टोटल हुए, 4। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी हो गई, 4। ये ध्यान रखो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से कहाँ देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में। हालांकि छोटा है, मैग्नीफाई कर रहा हो, बड़ा कर रहा हो, देख रहा हो, तो कह रहा वो ऐसे दिखेगा। ऐसे बड़ा दिखेगा। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बीच में आएगा कनेक्टिव, तो ये हो गया कनेक्टिव संयोजक, जिसमें प्रेजेंट क्या होगा, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। दोनों को ये सेल है, जोड़ कौन रहा है, कैम्बियम। हिंदी में लिखा होता है एधा। और दोनों को मिला के एक नाम लिखोगे तो लिख सकते हो वैस्कुलर बंडल। याद आया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्या लिख रहे थे मेन कैरेक्टर में, इसको वैस्कुलर बंडल कहाँ है, कनेक्टिव वाले हिस्से में, और भी जगह है। तो कह रहा है, थोड़ी सी बात ऊपर की जाए, इसमें लेयर कितने होते हैं। तो ये बाहर का लेयर हो गया। अब बाहर मतलब इपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब त्वचा। सब में न्यूक्लियस भी कितने हैं, 1। तो ये लेयर हो गया एपिडर्मिस। इसके बाद इसमें एक लेयर और होगा ऐसे, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ खाली इसमें लेयर कितने। तो दूसरे लेयर को कहेंगे हम लोग एंडोथीसियम, THECIUM। बाकी राउंडेड कर लो थोड़ी देर के लिए यार, पूरा ऐसे भरा होगा। इसके भी चारों तरफ होगा। इसको कह लो तीसरा लेयर, उसे कहोगे मिडिल लेयर। और चौथा लेयर होगा इसमें, जिसको कह रहे थे क्या, पॉलन सैक। इसके अंदर होगा चौथा लेयर, चारों में होगा ऐसे। इस चौथे लेयर को हम लोग बोलेंगे टैपिटम। ये 4। तो एक एंथर में लेयर कितने हैं, 4। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में कल, या नेक्स्ट जो क्या बोला जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार, थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।